हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मार्केट की। मार्केट में शुरुआत अगर आज आप देखिए तो गोल्ड सिल्वर दोनों में आज सुस्ती दिख रही है, लेकिन गोल्ड में नरमी है। चांदी सपाट है। पिछले हफ्ते हमने देखा करीब करीब 10% की तेजी चांदी में आई थी और वो तेजी इस हफ्ते बरकरार रहती है कि नहीं, यही हम पता करेंगे। बेस मेटल्स में आज ज्यादातर बेस मेटल्स कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। नेचुरल गैस में भी मुनाफा वसूली है 320 के आसपास, लेकिन आज एग्री मार्केट में तेजी चल रही है। मैं हूं विश्व मोहन और शुरुआत कर लेते हैं मुनाफे की मंडी की। और हमारे साथ दो मेहमान हैं। हमारे साथ दिव्या गगलानी है एक्सिस सिक्योरिटीज से और साथ ही बिटूपन मजुमदार है bmazumdar.com के। अब दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है। चलिए सबसे पहले बात चांदी की। बिटूपन, चांदी में क्या हो रहा है? क्या कुछ बड़े ब्रेकआउट्स आपको देखने को मिले हैं? कहा जा रहा है कि चांदी नए लेग की तैयारी कर रही है और वो लेग क्या होगा, कहां तक चांदी जा सकती है और क्या सलाह है चांदी में? विश्वमोहन जी, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जिस तरह से आज करेक्शन आ रहा है गोल्ड में और उसी जगह पे सिल्वर कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा स्ट्रेंथ अभी भी दिखा रहा है। और क्योंकि सिल्वर में एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, $35 के ऊपर क्लोजिंग भी दिया है और बाजार ने काफी एक्सटेंड भी किया है। एमसीएक्स में अगर मैं देखता हूं तो सिल्वर का जो 1,02,000 का जो लेवल था, बाजार उसको तोड़ने के बाद 1,05,000 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। देखिए, ओवरऑल जो सिल्वर का मुझे लग रहा है कि ये बाजार अभी बहुत दिनों के बाद, बाजार फंसने के बाद एक ट्रेंडिंग फेज में शुरू कर रहा है और यहाँ पे इमीडिएटली कोई वीकनेस तो नहीं है। और काफी फंड हाउसेस है, वो भी है कि काफी ईटीएफ का डिमांड भी सिल्वर में आ रहा है, काफी ईटीएफ स्विच भी हो रहा है टुवर्ड सिल्वर। और सिल्वर एज ए इंडस्ट्रियल कमोडिटी मेरे हिसाब से बहुत दिन तक पार्टिसिपेट नहीं किया। अभी शायद सिल्वर में अभी नया ट्रेंड शुरू हो रहा है और ये ट्रेंड शायद 1,15,000 तक भी इमीडिएटली जाने के लिए कोशिश करेगा। वेरिन गोल्ड थोड़ा रुक रहा है क्योंकि गोल्ड ने काफी तेजी दिया है और काफी रिटर्न भी जनरेट किया, लेकिन अभी शायद इस दौरान और इमीडिएटली हम लोग देखें तो सिल्वर लग रहा है कि एक तो सिल्वर ब्रेकआउट। में ओवरऑल देखिए सर, जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से है, इनको मेरे हिसाब से बाय पे देखना चाहिए। कोई भी डीप आता है तो बाय करना चाहिए, इंट्राडे हो या पोजिशनल के हिसाब से। इंट्राडे में तो छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन पोजिशनल जब तक 1,02,000 के ऊपर बाजार सस्टेन करता है एमसीएक्स में, तो तब तक पॉजिटिव है। वहां पे बाय के लिए जो भी बाइंग है, बहुत लोग का मेरे हिसाब से बाइंग भी अभी भी होल्डिंग है, तो होल्ड कर सकते हैं। इमीडिएटली आपको लग रहा है कि 1,00,000 आप ट्रायल करके चलिए, 1,08,000 1,10,000 से टारगेट लेके एटलीस्ट आप स्टॉप लॉस ट्राई करते जाइए तो बेटर रहेगा। और नए ट्रेडर जो भी है डिप्स में बाय कर सकते हैं। 1,05,400 के आसपास अभी है, 1,04,400 ऐसा या 4,500 के आसपास अगर भाव मिलता है तो 3,000 के नीचे स्टॉप लॉस लाके बाय कर सकते हैं इवन ट्रेडर्स। तो लग रहा है इंट्राडे में 1,06,000 6,500 के लेवल भी पॉसिबल है। गोइंग फॉर 1,15,000 8,000 10,000 15,000 ऐसे लेवल पहुंच हो जाएगा बाजार। तो यहाँ पे डिप्स में बाय करना सर सिल्वर में। वेर इन गोल्ड में थोड़ा सा अभी सिनेरियो थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि गोल्ड में थोड़ा सा अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा एक टेक्निकल ब्रेकडाउन हो गया। नॉन फार्म पेरोल के बाद भी थोड़ा सा प्रेशर मिला। 3,03,040 या 3,03,030 के जो एक सप्लाई जोन है, वहां तक जब तक बाजार मुझे लग रहा है अटक जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए अपॉर्चुनिटी है सिल्वर में बाय एंड डिप रहना चाहिए। वेर इन गोल्ड को थोड़ा सा इमीडिएटली बाय नहीं, अवॉइड करना चाहिए जब तक कोई फ्रेश जियोपॉलिटिकल ट्रिगर नहीं आता है। नए ट्रिगर से पहले गोल्ड में अभी ट्रेड करने से बचे, ये ट्रेडिंग की राय है, ये ध्यान रखिएगा। और चांदी आप खरीद सकते हैं डिप पे, करंट लेवल पे ना खरीदे, भाव को नीचे आने दे। 1,04,000 रुपए का अगर भाव मिलता है तो आप खरीदे और वापस से 1,06,000 के ऊपर चांदी जा सकती है, ऐसा बिटूपन को लगता है। लेकिन गोल्ड अभी अवॉइड करने की सलाह है। लेकिन चलिए, हमने एक खास मेहमान से बातचीत की थी। सीईओ हैं WGC इंडिया के, रीजनल सीईओ हैं सचिन जैन साहब। उन्होंने क्या कहा, गोल्ड डिमांड की क्या रिपोर्ट है, ज्वेलरी डिमांड की क्या रिपोर्ट है, गोल्ड ईटीएफ को लेकर क्या अनुमान है, कहां इन्फ्लोज आ रहे हैं, कहां निकासी देखने को मिल रही, तमाम मुद्दों पे हमने उनसे बात की थी। आइए सुन लेते हैं। पिछले कुछ सालों से गोल्ड की रैली सबको अट्रैक्ट कर रही है और इस रैली के पीछे हम वजह भी सारे जानते हैं, लेकिन इसके पीछे जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो रिपोर्ट है, हम लगातार देखते रहते हैं, आपके लिए लगातार नए नए डेटा आते रहते हैं। तो इस बार हमारे साथ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सीईओ, इंडिया के सीईओ सचिन जैन साहब मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
सर मैं एक एक करके एक एक सेगमेंट के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले गोल्ड ईटीएफ से शुरुआत करते हैं, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया टूल हो चुका है। कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स, खास करके मेट्रो सिटीज़ में और बियॉन्ड 30 सिटीज़ में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ रहा है। क्या लग रहा है किस तरह के ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं ग्लोबली, क्योंकि जो रिसेंट डेटा आए हैं यूरोप वगैरह के वो काफ़ी इंकरेजिंग नहीं है। क्या वो उसे ट्रेंड समझे या बस एक महीने का सेल ऑफ है? विश्व जी, पहले मैं बोलना चाहूँगा कि पहले भारत के ज़रिए से देखना चाहिए। तो अगर आप देखें 2024 1 जनवरी को जो AUM था वो करीब 40 टन था। 1 जनवरी 2025 को करीब 56 टन था, और आज देखें तो करीब 10 टन की बढ़ोतरी हो चुकी है। और हमारा सोचना ये है कि 2025 और ये जो एक फेज़ चल रहा है जिसमें डिजिटाइजेशन, यंगर जनरेशन इन्वेस्ट कर रही है, मुझे लगता है ETF एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, रेगुलेटेड है, और इसकी अवेयरनेस इतनी लो है कि एक फाइनेंशियल कम्युनिटी में इसमें बारे में बात होती है, लेकिन एक आप इन्वेस्टर ऑन द स्ट्रीट को बोले कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो 100% फिजिकली बैक्ड बाय गोल्ड है, तो वो अवेयरनेस लो है। हमारा सोचना ये है कि इस फेज़ में अवेयरनेस बढ़ेगी और ये प्रोडक्ट काफ़ी ग्रो करेगा। इंडिया विल बी द लीडिंग प्लेयर ऑफ ETF इन द कमिंग टाइम। ओके, यानी आपको लग रहा है कि ये ट्रेंड जारी रहेगा, खास करके अगर हिंदुस्तान के लिहाज से बात करें तो, क्योंकि यहाँ पे ना तो आपको स्टोरेज कॉस्ट की चिंता है, ना आपको GST देना है, ना मेकिंग देना है, और उसके बाद 100% सेफ है और रेगुलेटेड प्रोडक्ट है। सर अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिमांड की, बाकी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स वगैरह को लेके, और किस तरह का रुझान है लोगों का ओवरऑल हिंदुस्तान के अंदर में गोल्ड डिमांड में। सी, एक तो फिजिकल बार्स एंड कॉइन्स है जिसमें हमने करीब 67% की ग्रोथ देखी है पिछले साल में, और पहले क्वार्टर में भी, बिकॉज गोल्ड का परफॉर्मेंस ऐसा रहा है तो हमने बहुत अच्छा ग्रोथ देखा है। लेकिन इवन जो अदर प्रोडक्ट्स हैं जैसे डिजिटल गोल्ड है, इसमें काफ़ी काम चल रहा है जिससे ये इसको रेगुलराइज हो जाएँ या अंडर रेगुलेशन आ जाएँ। और मुझे लगता है वंस वो अगर ये हो जाएगा तो एक सिंपल इन्वेस्टमेंट, चाहे 100 रुपये पर डे, 1000 रुपये पर डे, जो भी कस्टमर करना चाहेगा उसे मुझे लगता है काफ़ी बढ़ोतरी आनी चाहिए। तो ये इंडिया का जो एक हमारे भारत का डायरेक्शनल ट्रैवल टू डिजिटाइजेशन टू ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी, ये काफ़ी एक डिजिटल गोल्ड की तरह से बढ़ेगा। ओके सर, ज्वेलरी डिमांड को लेकर क्या रिपोर्ट है? अभी अक्षय तृतीया के आसपास तो बहुत अच्छी डिमांड थी, लेकिन पिछले 15 दिनों की रिपोर्ट में देख रहा था, मई के लास्ट 15 दिनों के, वो रिपोर्ट ठीक नहीं है, क्योंकि हाजिर में कहा जा रहा है कि 30% डिमांड कम हो गई, क्योंकि अचानक से 5-7% दाम बढ़ गए हैं। क्या फिर से लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है उस भाव पर, वेट कर रहे हैं नीचे आने का? मेरा सोचना ये है कि भारत की जो आज की डेट में अगर आप देखें तो भारत ने चाइना को ओवरटेक कर लिया है ज्वेलरी डिमांड। वी आर द नंबर 1 ज्वेलरी मार्केट इन द वर्ल्ड। और मेरा सोचना ये है कि जिस तरह इकोनॉमिक चेंज आ रहा है इंडिया में, एक प्योर शेयर इनकम इन द हैंड्स ऑफ कंज्यूमर बढ़ता जा रहा है, और इससे एक कंज्यूमर की लॉन्ग टर्म डिमांड ज्वेलरी की बढ़ेगी। ये 15 दिन में एक चीज़ है, उसको मैं इतना कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जैसी प्राइस स्टेबिलिटी आएगी मुझे बहुत स्ट्रांग बिलीफ है कंज्यूमर विल कम बैक। हम लोग काफ़ी कंज्यूमर सर्वे करते हैं, और पिछले कंज्यूमर सर्वे में हमें ये मिला कि कंज्यूमर का एक ऑब्सेशन है गोल्ड को लेके, और जो एक परसेंटेज अभी पीछे डिस्कशन में बात हुई कि अगर आपके घर में एक शादी होती है तो उसका कितना बजट लगता है, मुझे लगता है बजट ऑन गोल्ड ज्वेलरी विल इंक्रीज। एक ये लॉन्ग टर्म है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एक ज्वेलरी डिमांड जो डैम्पनर नहीं रहेगी, हिंदुस्तान भारत की कंजम्पशन क्राइटेरिया इसमें बढ़ेगा। ओके सर, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से गोल्ड के दाम बढ़े हैं, आपको 1 किलो चांदी आ जाएगी 10 ग्राम गोल्ड में, तो क्या जो शिफ्ट है, क्योंकि पुअर मैन गोल्ड भी कहा जाता है और प्राइस सेंसिटिव मार्केट है हमारा, और हम इंडिया को मुंबई, दिल्ली और बड़े शहरों से नहीं देख सकते हैं, गाँव में भी एक बहुत बड़ी डिमांड होती है, तो चांदी एक धीरे धीरे एक पाई लेगा या लोअर कैरेट के जरिए हम उसे फुलफिल करेंगे? नहीं, मैं चांदी का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे को उसको नॉलेज कम है, लेकिन आपने जैसे रूरल इंडिया की बात करी, मैं बोलना चाहूँगा पिछले साल की मैंने बहुत एनालिसिस करी है रूरल इंडिया की, और अब भी हम काफ़ी फोकस कर रहे हैं। मेट्रो में, अर्बन एरिया में हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिमांड, फिर उसमें आप इन्वेस्टमेंट में बोलते हैं रिटर्न, फिर आप कहते हैं भाई स्टॉक मार्केट में कितना हुआ, काफ़ी ऑप्शंस हैं। रूरल इंडिया में बड़ा सिंपल है, प्राइस एग्नोस्टिक है, जिस प्राइस पे भी गोल्ड है, अगर मेरे 5000 हर महीने लगाने हैं तो मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शंस कम हैं। और उस कंज्यूमर्स को हमने सर्वे किया जो इतना खुश है कि उसकी सालों साल की जो इन्वेस्टमेंट सोने पे रही वो कहाँ पहुँच गई है, और मुझे लगता है उसका इम्पैक्ट इस साल में भी आएगा। और एक रूरल डिमांड हमारे देश में बहुत स्ट्रांग है, बहुत बड़ा एक परसेंटेज रूरल डिमांड से आती है, वो कंटिन्यूड रहेगी। सर अब कुछ बात करते हैं फैक्टर्स की। हालांकि ड्राइविंग फैक्टर्स जो गोल्ड के हैं वो हम लगातार चर्चा करते ही रहते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि फेड से दरों में कटौती होगी। लेकिन आपको क्या लग रहा है, जिस तरह की स्लो डाउन की बातचीत हो रही है, वहाँ के टॉप इकोनॉमिस्ट, टॉप ऑथर जिस तरह की स्लो डाउन की बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आने वाले समय में क्वान्टिटेटिव ईजिंग होगी और जो डेट लेवल है वो सस्टेनेबल नहीं है?
जी, ये तो आप देखिए सारे आंकड़े आप सामने हैं, आपके सारे इतने पैनलिस्ट मुझसे ज़्यादा क्वालिफाइड इस बारे में बात करते हैं, लेकिन द फैक्ट इज़ के विद ट्रेड की जो ट्रेड का सारा ये ट्रेड वॉर हम बोल रहे हैं, जो इम्प्लीकेशन इसकी आएंगी, उससे सडनली यूएस की इकॉनमी स्लो डाउन आना है, वो इस अगले 8 महीने में आएगा कि अगले 18 महीने में आएगा, उसी की बात है सिर्फ, और इससे इम्पैक्ट एक गोल्ड पे और पूरे संसार पे पड़ने वाला है। सर, बीच में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हो रहे थे कि यूएस ट्रेजरीज को बेचा जा रहा है, लोगों का भरोसा कम हो रहा है, क्रेडिट वर्दिनेस पे भी सवाल उठ रहे थे, चाइना खास करके यूएस ट्रेजरी से निकला। क्या वो अब बॉटम आउट की तरफ है, या यूएस के डेट अगर सस्टेनेबल नहीं होंगे तो गोल्ड का वहाँ पे रिवैल्यूएशन हो सकता है, गोल्ड को भी बेचा जा सकता है यूएस में? नहीं, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी कि मुझे नहीं लगता कि इन शॉर्ट टर्म यूएस की जैसी इकोनॉमी अपने को लिक्विडिटी और उसमें करेगी। आपने बोला ग्लोबल डेट, एंड नॉट जस्ट यूएस, ग्लोबल डेट अगर आप देखें वो भी बहुत बड़ी समस्या है, और इसका समाधान हमें नहीं लगता, पता नहीं कैसे होएगा। या तो कोई दो देश सामने बैठ के हाथ मिला के बोलेंगे लेट्स गेट इट ऑफ, हु नोज। लेकिन ग्लोबल डेट एक ऐसी एक कॉम्प्लिकेटेड समस्या आज के डेट में है विच आई डोंट सी कैसे सॉल्व होगी, और गोल्ड का उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आज आएगा, 6 साल में आएगा, 10 साल में आएगा, आई विल नॉट बी एबल टू से। थैंक यू सर, आपने तमाम डेटा शेयर किए कि किस तरह की डिमांड यहाँ पे चल रही है, लेकिन एक बात तो साफ है कि यहाँ पर लोगों का रुझान खासकर रूरल इंडिया में है, वो गोल्ड पर अभी भी भरोसा है। हो सकता है कि अप्स डाउन देखने को मिले, कुछ तेजी है, कुछ मंदी है, कि लोगों को, लेकिन गोल्ड हमेशा रुझान में रहता है, गोल्ड हमेशा लोगों की डिमांड में रहती है। तो ये थे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इंडिया के रीजनल सीईओ सचिन जैन, जो बता रहे थे कि किस तरह से लोगों का ऑब्सेशन है गोल्ड को लेकर, और खास करके हमारे ग्रामीण इलाकों में, और लोग खुश भी होते हैं गोल्ड खरीद कर। चलिए, हमारे साथ एक और मेहमान है, दिव्या गगलानी हैं एक्सिस सिक्योरिटी से। दिव्या, आपकी राय क्या है गोल्ड और सिल्वर में? पहले चांदी से शुरू कीजिए, क्योंकि चांदी की तेजी है ना, सबको अट्रैक्ट कर रही है, लग रहा कि चांदी अब क्या हो जाएगी। आप बता दीजिए चांदी में क्या करे, और फिर बताए गोल्ड में क्या करे। जब आप छोटा रखिएगा सर। गुड मॉर्निंग विष्णु मोहन जी। गुड मॉर्निंग सर। चांदी की बात करें तो हमें लास्ट वीक में एकदम एक्सेप्शनल रैली देखने मिली। प्राइस ऑलमोस्ट 9% ऊपर थे, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रैली थी सिंस अप्रैल 25। और जो कॉमेक्स में $36 का लेवल टच किया, ऑलमोस्ट 13 साल के बाद हमें ये लेवल देखने मिला, तो उससे एक इंडिकेशन मिलता है कि जो ओवरऑल अंडरटोन है चांदी में वो काफी ज्यादा बुलिश है। एक तरफ से जो बाइंग आ रही है ईटीएफ के अंदर, वो भी प्राइस को सपोर्ट कर रही है लोअर लेवल पे। टेक्निकली अगर बात करें तो जब तक प्राइजेस 1,02,000 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, तब तक मेरा व्यू चांदी में शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग में ही रहेगा। इंट्राडे की बात करें तो 1,05,000 के आसपास अगर आता है तो वहां पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 1,04,600 का रखे, टारगेट ऊपर में 1,05,600 का मेंटेन करें। अगर गोल्ड की मैं बात करूँ तो गोल्ड में हमें काफी वॉलेटिलिटी देखने मिली लास्ट वीक में। जो वन ऑफ द रीजन ये था कि जो डेटा आए थे, तो पहले जो एटीपी नॉन फार्म का डेटा था वो वीकर देन एक्सपेक्टेड आया था, तो उसकी वजह से हमें सोने में अंदर अच्छी बाइंग देखने मिली। डोमेस्टिक मार्केट में हमें देखा कि प्राइस ने ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई टच किया 99,200 का, और कॉमेक्स में भी 3,400 के लेवल टच किए। पर प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला, जो नॉन फार्म पेरोल डेटा आया था वो काफी अच्छा आया था, तो प्राइस में हमें एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला। पर अगर मैं ये वीक की बात करूँ तो ये वीक में इम्पोर्टेंट डेटा है, इन्फ्लेशन डेटा है, साथ ही साथ कंज्यूमर सेंटिमेंट है। तो मे बी ये वीक भी पॉसिबल है कि जो प्राइसेस है वॉलेटाइल रहेंगे, पर जैसे कि फेड ने कहा था कि जो उनका अप्रोच है डेटा डिपेंडेंट रहेगा, तो ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर कोई भी मेजर सरप्राइजेस आती है इन्फ्लेशन डेटा में, तो हमें काफी बड़े मूवमेंट देखने मिल सकते हैं। पर ओवरऑल मैं अगर टेक्निकली बात करूँ तो अभी भी सोने में मुझे स्ट्रेंथ दिख रहा है। अगर इंट्राडे में 96,200 का लेवल आता है तो वहाँ पे बाय कर रहे हैं। स्टॉप लॉस हम 95,950 का रखे, और टारगेट ऊपर में 96,500 का मेंटेन कर रहे हैं। तो ये सलाह गोल्ड और सिल्वर को लेकर आ गई है, लेकिन गोल्ड लोन को लेकर एक अहम खबर है, वो आपको बता देते हो कि गोल्ड लोन के नियमों में आरबीआई की तरफ से राहत दी गई है। जो नया नॉर्म है वो क्या है वो आपको बता दे, तो 2.5 लाख तक के गोल्ड लोन पर लोन टू वैल्यू अब 85% होगी, यानी आपके गोल्ड की जो वैल्यू होगी उसका 85% तक आपको लोन मिल जाएगा। यानी जो छोटे लोन लेने वाले हैं गोल्ड के जरिए, उनके लिए ये बेहतर खबर है, अच्छी खबर है। और 2.5 लाख से 5 लाख तक के लिए गोल्ड लोन पर LTV 80%, यानी 80% तक आपके गोल्ड वैल्यू का लोन मिल पाएगा। और 5 लाख रुपए से अधिक के गोल्ड लोन पर आपको 75%, हालांकि ये नियम पहले ही था, लेकिन छोटे गोल्ड लोन लेने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है, और हो सकता है कि इसका
दायरा और भी ज़्यादा बढ़े। जो छोटे लोग जो रूरल इलाके में हैं वो गोल्ड को गिरवी में रख कर लोन लेते हैं अपने काम के लिए, उनके लिए अच्छी खबर है और साथ ही लोन देने वाली कंपनियों के लिए भी ये अच्छी खबर है। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे शुगर सेक्टर को लेकर। शुगर में कहा जा रहा है कि यहाँ पर डिमांड तो ठीक ठाक रहेगी लेकिन भाव पर दबाव रहेगा। यह भाव पर दबाव क्यों रहेगा, इस पर एक खास रिपोर्ट है हमारी, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल में आज हल्की नरमी जरूर दिख रही है लेकिन दोनों तरह की खबरें। एक तो जियोपॉलिटिकल रिस्क, जो रूस की तरफ से रिटेलिएटरी एक्शन लिए गए हैं यूक्रेन के खिलाफ, वो एक सपोर्टिव फैक्टर है। दूसरा एक सपोर्टिव फैक्टर है कि यूएस में मंदी की संभावनाएं कम हुई है और साथ ही ट्रेड डील को लेकर भी आज लंदन में बातचीत होने वाली है, जहां पे यूएस के और चीन के नेगोशिएटर वहां पर बातचीत करेंगे। इस पर बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए दिव्या जी, आपको क्या लग रहा है कच्चे तेल की चाल यहां से क्या रहेगी, क्या कॉल है सर? कच्चे तेल की बात करूँ तो लास्ट वीक हमें काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने मिला। प्राइजेस जो है ऑलमोस्ट नवंबर के बाद हमें काफ़ी ऑलमोस्ट 6% की रैली देखने मिली, जो वन ऑफ द बेस्ट वीक था क्रूड ऑयल के लिए। जैसे कि आपने कहा कि यूएसए और चाइना की जो ट्रेड टॉक्स की बात होने वाली है लंदन में, अगर कुछ पॉजिटिव आउटकम निकल के आता है तो प्राइजेस के लिए वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। और दूसरी ओर से जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो वो भी प्राइजेस को लोअर भाव पे सपोर्ट दे रहा है। और साथ ही अगर टेक्निकली मैं बात करूँ तो जो रेजिस्टेंस जोन था 5,500 का, प्राइजेस ने उसके ऊपर काफी टाइम के बाद एक क्लोजिंग दिया हुआ है, तो एक पॉजिटिव साइन है प्राइजेस के लिए। तो क्रूड ऑयल में मेरा जो व्यू है बाय ऑन डिप्स का रहेगा। अगर 5,500 का कॉल जो है 105 के करीब आता है तो वहां पे बाई करके चले। स्टॉप लॉस हम 80 रुपीज का रखे, टारगेट ऊपर में 135 का मेंटेन करें। स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह। बिटुपन, आपकी राय क्रूड पर? देखिए, क्रूड ऑयल 65-50 का एक बड़ा रेजिस्टेंस है। मुझे नहीं लग रहा इमीडिएटली वो ब्रेक कर पाएगा, वहां से एक रिजेक्शन बन सकता है और ट्रेंड लगी, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डाउनसाइड रहेगा। ओवरऑल ट्रेंड बायस पॉजिटिव है, लेकिन ऊपर लेवल पे इसको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो मुझे लग रहा है क्रूड ऑयल में शायद एक बार 5,600 के आसपास से एक बार प्रेशर आके बाजार शायद फिर एक बार 5450 या 5430 तक आने के लिए कोशिश करेगा। तो 5600 के आसपास मेरे हिसाब से अगर वो एक अपसाइड आता है, मोमेंटम पॉजिटिव आता है, तो वहां पे शॉर्ट बन सकते हैं। 5670 का स्टॉप लॉस, 5450 से 5430 का एक टारगेट रहेगा सर। मेटल्स में आपको क्या पसंद है बिटुपन आज? बिटुपन जी, आपसे मेरा सवाल था, बेस मेटल्स में आपको क्या पसंद है आज ट्रेड के लिए? हाँ, बेस मेटल में मुझे सर ठीक है, अभी कॉपर ही सही लग रहा है। कॉपर को थोड़ा मैं बाय साइड पे ही रहूंगा, डिस्पाइट ये फ्राइडे को थोड़ा वीकर क्लोजिंग था। 871 से 872 लुक्स लाइक ए बाइंग एरिया, 882 का टारगेट, 866 का स्टॉप लॉस। ओके, आप बताइए दिव्या, आपकी राय बेस मेटल्स पर? मेरा भी जो टॉप पिक है कॉपर के अंदर है, क्योंकि एक तरफ से सप्लाई साइड का कंसर्न है चिली माइन के ओर से, और दूसरी तरफ जो इन्वेंट्री है वो भी कम हो रही है एलएमई में, तो उसको भी प्राइस सपोर्ट दे रहे हैं लोअर लेवल पे। और टेक्निकली भी एक ब्रेकआउट देखने मिला है हमें काफी टाइम के बाद 870 के ऊपर। तो इंट्राडे में अगर कॉपर 872 के करीब आता है तो वहां पे बाई करें। स्टॉप लॉस हम 868 का रखें, टारगेट ऊपर में 877 का मेंटेन करें। ओके, चलिए एक और कमोडिटी है शुगर को लेकर। इसमें खबर ये आ रही है कि चीनी की कीमतों पर आगे दबाव की संभावनाएं हैं और वजह इसके पीछे ये है कि भारत और थाईलैंड में उत्पादन बढ़ने की संभावना है। साथ ही ब्राजील के उत्पादन को लेकर भी काफ़ी एनालिस्ट ऑप्टिमिस्टिक है। हमारे साथ राहिल शेख साहब हैं, एमडी हैं मेयर कमोडिटीज़ के। बहुत बहुत शुक्रिया राहिल भाई। सर, क्या रिपोर्ट है आपके पास सर चीनी को लेकर? सर, इंटरनेशनल वादे की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल वादा जो है वो आज 12 जून 2021 जो कोविड के टाइम का पीरियड था, लगभग उसी लेवल्स पर आज ट्रेड कर रहा है। इसका मेन रीजन ये है कि वर्ल्ड में आज ये एक डिबेट का पॉइंट चला है कि हमारे पास ये साल का सरप्लस कितना है। कुछ लोगों ने इसका अनुमान 9.6 मिलियन टन किया है और किसी ने इसको डेफिसिट 1.2 मिलियन किया। तो एक बहुत बड़ा वाइड रेंज है। इसमें सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान का क्रॉप जो है अराउंड 5 मिलियन से बढ़ने की बात हो रही है, जो 30 हम अगले साल 35 का हमारा आंकड़ा आया है। ब्राजील अराउंड 40 से 41 की बात है, तो वहां पे 1 मिलियन के कंट्रीब्यूशन की है। थाईलैंड में अबाउट 1 से 1.5 मिलियन की कंट्रीब्यूशन की है, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। बट इसके सामने अगर आप देखें तो हिंदुस्तान का अगर 5 या 6 मिलियन का सरप्लस अगले साल आता है जो प्रोडक्शन में,
उसमें टेक्निकली हमारे पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस शायद 1 से 1.8 मिलियन टन ही रहे, ना कि पूरा 5 मिलियन है। और जो ग्लोबल सप्लाई एंड डिमांड है वो पूरे 5 को पकड़ करके चल रही है। तो मुझे लगता है वर्ल्ड मार्केट जो है वो ये बॉटम्स पर अपने अपने लेवल पर है आज की तारीख में, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि कोविड के लेवल्स पर आ गया है, जहाँ पे कल का उसका लो रहा था फ्राइडे का। तो ये जो बाजार है, मुझे ऐसा लगता है कि ब्राजील का जो अनुमान था कि 41 मिलियन टन हमारा प्रोडक्शन होगा, वो बेसिस एक मार्केट था अराउंड 18 सेंट। आज बाजार 16.50 के लगभग है। तो एथेनॉल में डाइवर्जन वहां भी हो जाएगा, तो हो सकता है वहां से भी थोड़ा प्रोडक्शन कम हो जाए। तो आई थिंक दिस इज अ मैटर ऑफ डिबेट। फंड ने आज अबाउट 5 मिलियन टन चीनी शॉर्ट करके बैठे हैं, तो जब वो अपने बाय बैक के लिए आएंगे तो बाजार को एक टॉप मिलना चाहिए। बट एट द मोमेंट ऐसे लग रहा है कि बाजार जो है वो 1650 जो है वो उसका लेवल काफी लो का है। एंड आई थिंक वी शुड सी अ राइज इन दिस। घरेलू मार्केट के लिहाज से बात करते हैं, वहां पर क्या लग रहा है, यहाँ पे प्राइसेस किस तरह के हैं और आगे किस ट्रैजेक्टरी में जाने वाले हैं ये प्राइस? सर, घरेलू बाजार में तो हालात ऐसे हैं कि हम मई के महीने में 38,800 का बाजार डोमेस्टिक महाराष्ट्र देखे थे। आज 37,250 में भी लेवाली नहीं है। तो ये दर्शाता है कि भारत के पास पर्याप्त स्टॉक है आज की तारीख में, और हमारे लिए कोई ऐसे ऐसे खास वजह नहीं है कि हमारा बाजार यहाँ से रैली करे या कुछ करे, बिकॉज अगले साल का क्रॉप भी बड़ा है। तो अगर आप आंकड़ों में इसको एक बार देख ले तो 4.5 से 5 मिलियन का ओपनिंग स्टॉक रहेगा हमारे पास अक्टूबर में। तो मेरे ख्याल से अक्टूबर और नवंबर ये साल प्रोडक्शन जल्दी चालू होने की भी उम्मीद है। तो अगर अक्टूबर और नवंबर के लिए 4.5-5 मिलियन टन इनफ है 2 महीने निकालने। और अगले साल के क्रॉप की जो बात है, जो आज पहले हार्ड नंबर्स आने शुरू हुए जो महाराष्ट्र शुगर फेडरेशन ने दिया, अगर लास्ट ईयर आप उनके आंकड़े देखें तो मोर और लेस वो ज्यादा सही निकले देन एनीबडी एल्स। तो उनको इसके एक्नॉलेजमेंट भी करना चाहिए कि उनका पहला 35 मिलियन का उनका आंकड़ा आया है, और उसके सामने 4.5 मिलियन का डाइवर्जन होगा। तो 30.5 हमारे पास बचा, और 29 का अगर हमने खपत कर ली तो हमारे पास 1.5 मिलियन का एक्सपोर्टेबल सरप्लस रहेगा। और प्राइजेस की चढ़ने की या बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। सरकार के पास काफी स्टॉक अवेलेबल है रिलीज देने के लिए। तो मुझे लगता है वी शुड सी अ वेरी बैलेंस्ड मार्केट इन द कंट्री। ओके, यानी नए सीजन में बैलेंस मार्केट रहेगा। 40 से 50 लाख टन के आसपास ओपनिंग स्टॉक भी होगा, और इस बार अगले नए सीजन का जो उत्पादन है उसको लेकर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक जितने भी एनालिस्ट हैं, जितने भी फोरकास्टर हैं, वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे हैं। शुक्रिया राहिल भाई, आपने वक्त निकाला और इंटरनेशनल से लेकर घरेलू मार्केट में क्या कुछ चल रहा है पूरा सिनेरियो आपने रख दिया हमारे दर्शकों के सामने। शुक्रिया दिव्या गगलानी जी आपका, बिटूपन मजुमदार जी आपका, आप लोगों ने भी वक्त निकाला, नॉन एग्री मार्केट पे राय रखी। मुनाफे की मंडी को ही समेटते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे एफएनओ जंक्शन। जल्द लौटते हैं।